बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 12 मई है साल 2021। तीन बड़ी आम खबरों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कप्तान ने ईद से 2 दिन कबल शहबाज शरीफ को 1100 वोल्ट का झटका दिया है। फवाद चौधरी साबिक सफारतकारों पर क्यों चढ़ दौड़े हैं? नून लीग की आपस के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है, क्या ये हकीकी लड़ाई है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू में एक अच्छी खबर। इस मर्तबा पाकिस्तान के किसानों ने कमाल कर दिया और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो गंदम की काश्त है 2 करोड़ मैट्रिक टन से वो तजावत कर गई है। और इसके जरिए जो रेट है हुकूमत ने वो भी 1800 रुपए फी मन दिया था। तकरीबन ये 100 केजी की जो बोरी है वो 4300 रुपए की है। तो मजीद जो ज़र मुबादला है उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। 11 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए का मुल्की ज़र मुबादला के अंदर, मईशत के अंदर इजाफा हुआ है। जिस हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने ये अच्छी खबर सुनाई है। अब हम आते हैं नून लीग के बयानिए की तरफ। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैं तफसील से जिक्र कर चुका हूं कि किस तरीके से नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुख्तलिफ बिकाऊ सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया। वो इनको मुसलसल इस हवाले से प्रोपेगेट करते रहे कि अब नवाज शरीफ पीछे नहीं हटेगा, बल्कि जनरल बाजवा हूं, फैज हमीद हूं या साबिक फौजी डिक्टेटर हूं, उनके खिलाफ वो डट गए हैं। अब वो इनकलाबी बन गए हैं, लिहाजा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हकीकी जमहूरी लीडर बनकर वो उभरे हैं, लेकिन वो सारा मामलात वो खराब हुए हैं चूंकि अब वो लेट गए हैं। मरियम को खामोश करवाया जा रहा है और नवाज शरीफ ऑलरेडी लंदन के अंदर मफरूर हैं। और साथ ही मरियम नवाज के जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने इतराफ़ किया है कि हम गेट नंबर 4 के सामने बैठे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, हमारी सुलह हो गई है, आपस के अंदर मामलात तय हो गए हैं। तो अब आवाम ये सवाल करती है कि इससे पहले जो आपने लड़ाई का मसनूई ढोंग रचाया, आवाम को बेवकूफ बनाया, उसका जवाब हमें कौन देगा? तो अब आज एक ट्रेंड चलाया गया, कुछ सहाफ़ी बेचारे वो भी बड़े परेशान हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। लेकिन इस हवाले से वो कहते हैं कि बयानिया तो नवाज शरीफ का ही चलेगा। ये एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया। इसके पीछे कहानी यही है कि वो मायूसी है, परेशानी है कि नवाज शरीफ के हवाले से जिस तरह गौस अली शाह ने कहा था कि हमारे लिए एक सीट भी नहीं छोड़ी थी, जहाज के अंदर हमें भी बिठा लेते, जब हमें जेलों में फेंक कर नवाज शरीफ खुद डील करके जद्दा के अंदर भाग गए थे, तो यही काम अब भी किया है। और बिकाऊ सहाफ़ी बेचारे बड़े परेशान इसलिए हैं। एक सहाफ़ी ने तो यहां तक कहा है मायूसी के आलम में, वो कहता है कि मुस्लिम लीग नून अगर चाहे भी तो नवाज शरीफ के बयानिए से पीछे नहीं हट सकती। जिन कारकुनों की ज़हनी आबियारी वोट को इज्जत दो की जमहूरी सोच से की गई है, वही रास्ता बदलने नहीं देंगे। अब ये एक नाम नेहाद आदमी है, नौकर है जाती शरीफ माफिया का। दूसरी तरफ आसमा शरादी कहती हैं कि नून में मौजूदा 2 दहाइयों की जंग अब हतमी मराइल के अंदर दाखिल हो गई है। अब बयानिए के हवाले से जो मैंने गुज़श्ता रोज कॉलम लिखा था उसको ट्विटर पर ट्रेंड बना दिया गया। तो बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। असल में कोई बयानिया नून लीग का आज तक है नहीं, चूंकि ये एक नजरियाती जमात नहीं है बल्कि फैमिली लिमिटेड पार्टी है। करप्शन को किस तरीके से बचाना है, मुल्क और कौम का पैसा किस तरह खाना है और टीटीज के जरिए कैसे दोबारा यहां पर उसकी हेर फेर करनी है, यही असल में जरदारी और शरीफ गैंग का बयानी है। लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से, हीले बहानों से ये टाइटल होते हैं और वो यूज किए जाते हैं, लेकिन हर मर्तबा ये एक्सपोज होते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, बुग़्ज़े इमरान के अंदर बाद हामिद मीर और आसमा शरादी पूरा तबका मलामतिया इस तरह पागल होकर नवाज शरीफ को इनकलाबी बनाने की कोशिश करता रहता है। जब वहां से उम्मीद नहीं होती फिर कहते हैं शहबाज शरीफ अब आगे लेकर चलेगा। लेकिन उनके तमाम नजरियात, फिक्र वो दम तोड़ गई है और हकायक खुलकर ये सामने आया है कि चोरी और डकैती और अपने हराम के पैसे को महफूज करने दिया जाए तो वो गेट नंबर 4 पर अपनी दुकान बूट पॉलिश की वो खोल कर बैठे हुए हैं और उनको बराए मेहरबानी माफी दे जाए। और इसका इजहार खुद मरियम नवाज के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं इसका वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूं। अब आपको इल्म है कि मुख्तलिफ जो सफारतकार हैं वो बड़े साबिक एक्टिव हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुख्तलिफ सफारतकारों के हवाले से बात की कि किस तरीके से हमें बाद ममालक से शिकायत मसूल हुई, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ सफारती अमला तावन नहीं करता तो अपना किबला दुरुस्त कर लें, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और वो ऑर्गेनाइजेशन साबिक जो लोग हैं सफारतकार और फॉरेन ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने बनाई हुई है। उन्होंने इस पूरे बयान की
मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थे। जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मायूसी फैलाई है और सफारतकार बड़ी मुश्किलात के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। किसी भी इदारे में हमेशा खामियां मौजूद होती हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत होती है, और जो लोग हद से बढ़ जाएं मुकम्मल छानबीन के बाद उनका मुहासबा होना चाहिए। अब ये बात तो कर रहे हैं फवाद चौधरी। अब उन्होंने जो सफारतकार है उन्होंने एक खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि आपने ये जो स्टेटमेंट दी है दुरुस्त नहीं दी, इसको करेक्ट कीजिए, इसको वापस लीजिए, इसको हदफ कीजिए। इस तरह के मामलात जब आगे बढ़े तो इस पर फवाद चौधरी ने उनको खरी खरी सुनाई है और कुछ चीजें उनके सामने रखी हैं। फवाद चौधरी कहती हैं कि चंद साबक बाबुओं के वजीर आजम को लिखे गए खत पर मैं हैरान हूं। तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों खसूसन मजदूरों के साथ हर हाल में खड़ी होगी। रवैयों के बदलने की जरूरत है। आम लोगों के साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी का सलूक कतई तौर पर काबिल रश्क नहीं, ये अमूमी शिकायत है और सफारत खाने भी इससे मुबर्रा नहीं। किसी भी शोबे की तरह सफारत खानों में बहुत अच्छी अफीसर हैं, लेकिन दास्तानें लिखी जा सकती हैं। जो साबका अदवार में पाकिस्तानियों के साथ सलूक रवा रखा जाता था, इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आम मजदूरों का दुख महसूस किया और आज पाकिस्तान के सफारत खाने अपने मजदूरों और आम शहरियों को जवाब दे हैं। लिहाजा ये जो चंद बाबों ने खत लिखा है ये उन्होंने दुरुस्त नहीं किया और ये अमूमी शिकायत हैं। रवैयों को दुरुस्त करें और बजाय इसके कि वो सफारतकार वो सफीर अपने आप को दुरुस्त करें, मजीद वजीर आजम को हुकूमत को ये प्रेशराइज करने का जो तरीकाकार है ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सियासत हर मामले में हो रही है। कभी ब्यूरोक्रेसी पर हाथ डाला जाता है, वो भी उठकर खड़े हो जाते हैं। सियासी जमातों को, कुछ लोगों को करप्शन पर पकड़ा जाता है, वो भी ब्लैकमेल करते हैं। इत्तेहादी जमातों को जब पकड़ा जाता है वो भी ब्लैकमेल करते हैं। तो एक ओवरऑल ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये ब्लैकमेलिंग का निज़ाम बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के असाब बड़े मजबूत है और वो मुसलसल एहतसाब के एजेंडे पर अमल पैराएं। ये अलग बात है कि ये पूरा सिस्टम मिलकर करप्ट एलीट को अपने तौर पर एनआरओ दे रहा है, लेकिन जहां पर एनआरओ के सामने अगर दीवार बना हुआ है तो उसका नाम इमरान खान है। अब मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ जो है उनके हवाले से एक तो ये तासर आम किया जाता है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर अच्छे ताल्लुकात हैं, वैसे भी इनकी स्ट्रेटजी है शरीफ फैमिली की, एक भाई गिरेबान की तरफ आता है, दूसरा पांव की तरफ बढ़ता है। तो अब दूसरा भाई भी नीचे पहुंच गया है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी दरखास्त दी कि ब्लैक लिस्ट से मेरा नाम निकाला जाए और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट की नवाज़शात पूरी दुनिया इसकी गवाह है और इस वक्त बड़ा आम मोड़ पर पाकिस्तान की जो हुकूमत है और रियासत वो पहुंच चुकी है। जिस तरीके से काजी फायद ईसा का केस का फैसला आया उसके बाद अवाम का जो एतमाद है अदलिया पर उसके अंदर वाज़े तौर पर कमी देखने में आई है। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सानिया मॉडल टाउन जैसा सरेआम कत्लेआम का वाकया, उस केस के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही और उस पेशरफ्त को रोकने वाला मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और उनका कभी पूरा फुल बेंच ही नहीं बनता, जो आगे दरखास्त को रोक कर तो बैठे हैं लेकिन उस केस को आगे नहीं चला रहा है। लेकिन यहां पर जब शरीफ माफिया को रिलीफ देने की बारी हो तो हमने देखा है हफ्ते के दिन भी और इतवार के दिन भी उनको रिलीफ इस मुल्क के अंदर मिल जाता है। तो अब ये ओवरऑल एक परसेप्शन है जिसको इदारों को दूर करना है और मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि जब तक जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीके को बदला नहीं जाएगा ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरीके से आप जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो सियासी होने का उन पर पहले दिन ही धब्बा लग जाता है और उसके बाद उनकी वादे तौर पर जो वफादारियां हैं वो बाद अजान नजर भी आती हैं। अब यहां पर जो है हुकूमत ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे और मैंने आपको सबसे पहले उस दिन खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने जद्दा जाने से कबल, सऊदी अरब जाने से कबल ये वादे हदायत दिए हैं कि शहबाज शरीफ को भागने नहीं देना बल्कि पूरी हम कानूनी फाइट करेंगे। लेकिन कानूनी फाइट करने के बाद अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो कोई इस तरह का आर्डर दे देते हैं जिस तरह पहले उन्होंने नवाज शरीफ को भगाने के अंदर दिया तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आज जो है वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर शेख रशीद, शहजाद अकबर और चंद आम ब्यूरोक्रेट और कुछ शख्सियात उसके अंदर शरीक थी और इसने ये जायजा लेना था जो जिस तरीके से लाहौर की नैब ने अपनी और जो नैब है उसको खत लिखा हेडक्वार्टर को कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाए, इनके खिलाफ करप्शन के केसेस पेंडिंग है, अगर ये भाग जाते हैं तो जो तफ्तीश हो रही है
اس پر یہ اثر انداز ہوں گے اور معاملات خراب ہوں گے. تو اس حوالے سے وزارت داخلہ نے یہ جو ACL کے اندر نام ڈالنا ہوتا ہے، شہزاد اکبر کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا ہے آج شیخ رشید نے. انہوں نے بتایا کہ عدالت کا فیصلہ بلیک لسٹ پر ہے. شہباز شریف نے بتایا عدالت کا فیصلہ بلیک لسٹ پر ہے. شہباز شریف بلیک لسٹ پر نہیں تھے. ذیلی کمیٹی نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی ہے. شہباز شریف خود نواز شریف کے ضمانتی ہیں جو ملک سے مفرور ہے، تو ان کو پہلے نواز شریف کو بھگانے کا اور ان کا واپس نہ آنے کا جواب دینا ہوگا. اور دوسری بڑی عام بات ہے کہ ایک بغوڑا اشتہاری جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے جب پوچھتے ہیں کہ وہ علاج کیوں نہیں کروا رہا، یہاں تو اس کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، وہ مرنے والا تھا، قریب المرگ تھا، وہاں وہ ہٹا کٹا ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، اداروں کو گالیاں بھی دیتا ہے. تو یہ جواب ملتا ہے جی کرونا کی وجہ سے ہاسپٹل بند ہے، علاج نہیں ہو رہا. لیکن دوسرا بھائی سیم گراؤنڈ پر بھاگنا چاہتا ہے لندن کی طرف کہ میں علاج کروانا چاہتا ہوں. بھائی آپ کا بھائی کہہ رہا ہے یہ ہاسپٹل بند ہے، تو آپ لندن کس کام کا، کس مرض کا علاج کروانے جا رہے ہیں؟ تو شیخ رشید نے بتایا کہ شہباز شریف کی جانب سے کوئی درخواست نہیں ملی. وہ 15 دن کے اندر شہباز شریف نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں. شہباز شریف خود بھی نظر ثانی درخواست میں پیش ہو سکتے ہیں. ہمیں میڈیکل گراؤنڈ سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا گیا. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ نیب درخواست پر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی ہے. شہباز شریف کی درخواست پر وزارت داخلہ 90 دن میں فیصلہ کر سکتی ہے. اور باقی کچھ تحریک لبیک کے حوالے سے بتایا گیا کہ 16 MPO کے تحت گرفتار 1677 افراد کو رہا کر دیا گیا. کالعدم TLP سے متعلق درخواست جب ملے گی جو ان کو کالعدم قرار دیا گیا تو اس پر حکومت مناسب فیصلہ کرے گی. وہ شہباز شریف جو عید لندن میں اپنے خاندان کے ساتھ ملانا چاہتا تھا، پورے خاندان کی عیدیں تو لندن میں ہوتی ہیں، سیاسی ان کی ذاتی وابستگی انڈیا کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پاکستان وہ صرف حکمرانی کے لیے موجود ہوتے ہیں. اس وقت آتے ہیں جب انہیں یقین ہو، ان کے معاملات طے ہو جائیں کہ اب ہماری حکومت بنے گی. اب وہ اپنے خاندان سمیت یہاں سے عید کے لیے بھاگ رہے تھے، لیکن عید سے 2 دن قبل یہ ایک 1100 وولٹ کا وہ جھٹکا ملا ہے کہ اس مرتبہ آپ کو عید بیگانوں کے اندر، پاکستان کے اندر ہی منانی پڑے گی. تو کپتان جس طرح ڈٹ گیا ہے، لگتا ہے کہ وہ آر یا پار کرے گا. اب اداروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملک اور قوم کی بہتری چاہتے ہیں یا چند لوگوں کے خوشنودی کے حق میں ڈیل اور ڈھیل دیتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.